नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे पादरू की। बालिका उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकारी दावों के बावजूद बालोतरा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पादरू क्षेत्र का महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पेवालों की ढाणी इटवाया शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। यहां लगभग 100 बच्चों का भविष्य केवल एक शिक्षिका के भरोसे है, जिससे स्कूली छात्र छात्राओं की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। क्षेत्र में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जो जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों की कमजोर पैरवी के कारण आज भी शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। पेवालों की ढाणी के ग्रामीणों ने इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पादरू से भगाराम की खास रिपोर्ट। टोडा भीम नादौती क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाड़ा वाजिदपुर में क्षतिग्रस्त स्कूल भवन को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्राम विकास सेवा समिति के तत्वाधान में ग्रामीणों ने विद्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन को 3 दिन का समय दिया है, चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे और किसी भी जनधन हानि की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सूचना मिलने पर सीबीईओ कमलराम मीणा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जिसमें भवन की खराब स्थिति का जिक्र था। सीबीईओ ने ग्रामीणों को भवन को सही करने का आश्वासन दिया है। टोडा भीम से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। टोडा भीम क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेरेडा की अध्यापिका सुनीता चौधरी का अपने गृह जिले में ट्रांसफर होने पर गांव में एक भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। अध्यापिका सुनीता चौधरी को माला पहनाकर और साफा उठाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। उन्हें चांदी का सिक्का और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। टोडा भीम से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में शुक्रवार को हुई 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। अस्पताल परिसर में कई जगह पानी भर गया, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे गंभीर स्थिति तब उत्पन्न हुई जब जेएलएन अस्पताल के एक वार्ड की जर्जर छत का एक हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रमुख डॉक्टर अनिल सामरिया मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने त्वरित मरम्मत और सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। इस घटना ने अस्पताल की पुरानी हो चुकी संरचना और रखरखाव में कमी की पोल खोलकर रख दी है। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। बाहर जो मेन रोड के बड़े नाले हैं, बारिश बंद होने से हमारे जो ड्रेनेज हैं उसके जाम हो जाते हैं, उसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है। लेकिन हमारे सारी सफाई की टीमें लगी हुई है, सारी सुचारू रूप से व्यवस्थित हो रही है। सर, एक जगह कोई छत भी गिरी है, कोई वार्ड के अंदर भी आप मौके पे गए थे? रास्ता का थोड़ा गिरा हुआ है एक जगह, जहाँ पर कि हमने अभी देखा है। उसको अभी PWD चीफ इंजीनियर को एक्सीडेंट को बोल दिया गया है और आके उसको देख के दुरुस्त करें। जोधपुर में डालीबाई मंदिर सर्किल पर सूर्य मंदिर के पास एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जोधपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए के दस्ते ने पुलिस की मदद से करीब 70 सालों से खेती कर रहे कई परिवारों को बेदखल कर दिया है। एक तथाकथित अतिक्रमण को हटाने के नाम पर की गई इस कार्रवाई में कई घर उजाड़ दिए गए और बाजरे की खड़ी फसल को भी तहस नहस कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने इस मामले में कानून मंत्री जोगाराम पटेल से भी गुहार लगाई थी। मंत्री ने जेडीए अधिकारियों से इस संबंध में बात भी की थी और अधिकारियों ने गलत समझाइश और गलत कार्रवाई न करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद परिवार को बेदखल कर दिया गया। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। सर, 70 साल से हमारे काश्तकारी का कब्जा है और हम काश्तकारी करते आ रहे हैं। 70 साल से हम काश्तकारी कर रहे हैं। तब जेडीए ने हमें हमारा मकान, पहले आगे था, रोड चौड़ी हो गई तो हमारा मकान रोड पे आ गया, जो भी मकान था। तो जेडीए ने हमें नोटिस दिया 10/10 का छपरे तोड़ने के लिए कि भाई आपका छपरा 10/10 का अतिक्रमण आ रहा है। तो हमने अतिक्रमण उसको मानकर, हम जेडीए माने नहीं तो मान्य जोगाराम जी पटेल साहब से जाके कह के आए कि आप हमारे 10/10 का मोहलत दे रहे हो जेडीए से। तब साहब ने फोन करके जेडीए सचिव को कहा भाई ये 10/10 का अपना आप हटवा देंगे, आप वहां कार्रवाई मत करना। तो जेडीए सचिव साहब ने बोला भाई हम कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर हम वापस आके कल दिन में वो आधा हटा के जेडीए सचिव साहब को फोटोकॉपियां वगैरह सब फोटो भेज दिए, हम हटा रहे हैं सर, हम अपना आप हटवा देंगे, हमारे आपने जो नोटिस दिया उसकी हम पालना करेंगे। फिर भी जेडीए ने दल बल के साथ आके हमारे भूमि पर बाजरी बोई हुई थी उनको पूरा तहस नहस कर दिया।
कोटा बैराज नवंबर में 65 साल का होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। पिछले 15 सालों से यह बैराज मरम्मत को तरस रहा है, जिसके कारण इसकी रेलिंग जर्जर हो चुकी है और सरिये तक साफ दिखाई देने लगे हैं। यह स्थिति कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। लगातार बारिश और पीछे से पानी की आवक बढ़ने के कारण बैराज के गेट बार बार खोले जा रहे हैं, जिससे यहां आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। लोग टूटी रेलिंग पर जोर देकर गेटों को देखते हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 65 साल पुराने इस बैराज का अभी तक पुनर्निर्माण क्यों नहीं किया गया, जबकि मात्र 300 मीटर की दूरी पर 1400 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है। क्या पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के पास इस जगह के लिए 14 करोड़ भी नहीं थे, या उन्होंने इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा? देखिए कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। पर एक तो आवाजाही आपने बंद कर रखी है जी सर। उसके बाद भी यहाँ पर पब्लिक घूमती हुई नजर आती है। तो हमारे पास एक जो हमने कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक गार्ड रखा हुआ है गेट पर, उसके बार बार मना करने के बाद भी उससे लड़ाई को आतुर हो जाते हैं लोग, और हमने गेट पे अभी वेल्डिंग करा के उसको बंद भी कर दिया है परमानेंट। उसके बाद भी लोग दीवार कूद कर यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, और बार बार हम जैसे ज्यादा भीड़ होती है पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देते हैं, तो वहाँ से गाड़ी आती है पुलिस की और पब्लिक को हटा के जाती है। आज हम जिस जगह खड़े हैं कोटा बैराज का सबसे पुराना पुल, चंबल परियोजना का अंतिम पुल इसको ही माना गया है। 1960 में इस पुल की शुरुआत चाचा नेहरू ने की थी। 20 नवंबर को वो कोटा आए थे और इस पुल का शुभारंभ किया था। तब से लेकर आज तक अपनी दशा पर ये पुल जो है आंसू बहा रहा है। इस पुल की मरम्मत अभी तक नहीं हुई। 1960 में जो डोलियां बनी थी, आप देख सकते हैं इन डोलियों को सरिये निकल आए हैं इन डोलियों के अंदर, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। मरम्मत इसकी नहीं हुई। बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम में हम आपको बता दें इस पुल पर आवाजाही काफी रहती है। हालांकि 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन तक यहाँ पर आना जाना मना है, लेकिन पब्लिक जो है वो मानती नहीं है। पब्लिक का यहाँ पर आना जाना मना है, लेकिन किसी भी तरह से बस्ती बचाती यहाँ पर पानी देखने को जनता आ ही जाती है। आखिर क्यों यहाँ के चौकीदार, क्यों यहाँ के सुपरवाइजर जनता को आने से मना नहीं करते हैं? अगर बेहाल खस्ता हुआ ये दीवार जो है डैम की वो टूट गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? साथ में जान माल का जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोटा से कामेंदु जोशी। मेड़ता सिटी के कोडाया गांव में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में नागौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। चोरी और लूट की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने महिला के जागने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। नागौर एसपी नारायण टोगस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। एसपी ने बताया कि इस मामले में डीएसटी और मेड़ता थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पहले भी आपराधिक मामलों में लिप्त रह चुके हैं। मेड़ता सिटी से सुशील देवाकर की रिपोर्ट। केवल चोरी लूट है। ये लूट कितने लाख की थी और कितने आभूषण थे इसमें? अभी जो इन्होंने जो लेडीज के जो पहने हुए थे गहने, एक मंगलसूत्र, कानों के अंदर टॉप्स और पायजेब, ये प्लस जो अंदर अलमारी के अंदर जो आभूषण थे वो 4-5 आइटम सोने के ये बता रहे हैं, वो आइटम लेके गए। वो भी इनसे पूछताछ चल रही है। केवल बस्सी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोगढ़ पंचायत समिति तुंगा जिला जयपुर में आज नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप में चयनित 3 विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पूर्व प्रधानाचार्य महेश कुमार गुप्ता की उपस्थिति में इन बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं में खुशबू सैनी, खुशी मीणा और तनीषा मीणा शामिल है। इस सम्मान समारोह में सफल विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानाचार्य महेश कुमार गुप्ता ने अपने विचार साझा करते हुए बताया कि NMMS योजना के तहत कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों को 12,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलती है, जो उन्हें कक्षा 9 से 12 तक दी जाती है। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। बारा के बालाजी नगर स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास एक मकान में 55 वर्षीय अनुज पंकज का शव मिला। गुरुवार रात को अनुज अपने घर से बाहर गए थे। देर रात एक महिला परिचित ने उनके परिवार को सूचित किया कि अनुज की तबीयत खराब है।
जिसके बाद जब परिजन महिला के घर पहुंचे तो अनुज एक कमरे में बेहोश पड़े थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही कोतवाली सीआई योगेश चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शुक्रवार को एसपी राजकुमार चौधरी और एएसपी राजेश चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। मामला ये है कि हमारे यहाँ पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मृतक अनुज है और कुछ संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। तो परिजन उनके अभी रिपोर्ट दे रहे हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाएंगे और पोस्टमार्टम के बाद में जैसी सूरत बनेगी रिपोर्ट के आधार पे, हमारी आसूचना के आधार पे, अनुसंधान के आधार पे उस मुताबिक कार्रवाई करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।